हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम फिर से अपनी ही चैनल में आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, मनी एंड क्रेडिट ये वाला चैप्टर आपके टर्म 2 में आ रहा है और टर्म 1 में चैप्टर 1 और 2 आ चुके हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे आपके। अब मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। The use of money span a very large part of our everyday life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In the sum of these transactions, services are being exchanged without money. For some, there might not be any actually transfer of money taking place now but a promise to pay money later. हम अपनी एवरीडे की लाइफ में क्या देखते हैं, जो मनी है हमारे एवरीडे की लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है उसका। इसी तरह से हम अपने अराउंड में देखते ये हैं कि इजीली बहुत सारे ट्रांजेक्शन मनी से किए जा रहे हैं कि सिंगल डे में। तो आप ये बता सकते हैं, कैन यू मेक एन लिस्ट ऑफ दीज, कौन कौन से आप ट्रांजेक्शन अपनी मनी से करते हैं। In many of these transaction goods are being bought and sold with the use of money. सभी बेचे भी जाते हैं और खरीदे भी जाते हैं मनी का यूज करके। In some of these transaction है services are being exchanged with money. उनके साथ में हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो मनी का यूज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि might not be any actually transfer of the money taking place now but promises to pay money. यानी इसका मतलब है कि हम ऐसे कई हम लेते हैं, चीजें खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं जो कि मनी से ही हो रहा है, लेकिन मनी के रूप में उसे हम बाद में भी उसका पेमेंट कर सकते हैं। हैव यू हैव वंडर्ड व्हाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी। अब आपको लग रहा होगा कि सारी चीजें हम मनी से ही क्यों कर रहे हैं, क्या मनी की जगह हम कुछ और यूज कर सकते हैं। द रीजन सिंपल, ये रीजन बहुत ज्यादा है। बिकॉज अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट for any commodity or service that he or she might want. एक कोई भी पर्सन जिसके पास मनी है वो आसानी से कोई भी कमोडिटी खरीद सकता है या बेच सकता है जो भी वो करना चाहे। तो does everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that they want? तो ये एवरीवन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी मनी में पेमेंट करना या कोई मनी के लिए हम एक्सचेंज करना किसी भी चीज को जो वो खरीदना चाहता है। टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं शू मैन्युफैक्चरर का। वो क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय वीट। शू खरीदना चाह रहा है वो अपने मार्केट में और वीट खरीदना चाह रहा है, शू बेचना चाह रहा है। द शूज मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो शू को एक्सचेंज करने के लिए वो अपना पहले उसको बेचेगा, फिर उसे मनी प्रोड्यूस करेगा और जो मनी आई है वो उस मनी का यूज वो अपने वीट को खरीदने में करेगा। इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इन वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब इस चीज को हम एक इमेजिन करें कि ये बहुत मुश्किल होगा अगर उसके पास मनी नहीं है, डायरेक्टली अगर एक्सचेंज करेगा वीट को शूज से विदाउट यूज ऑफ मनी, तो क्या करना होगा उसे, ही वुड हैव टू लुक फॉर ए वीट ग्रोइंग द फार्मर एंड हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल वीट बट ऑल्सो वांट्स टू बाय द शूज इन एक्सचेंज। तो उसे एक ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो कि वीट को बेचना चाहता है और उससे शू खरीदना चाहता है। Then that is both parties have to agree to sell and buy each other commodity. This is known as a double consent of wants. तो इसमें हमने क्या देखा, दोनों ही पार्टी को सहमति होनी होगी, एग्री होना होगा कि एक को बेचना है तो दूसरे को खरीदना है। जब दोनों तरह की पार्टी इस तरह से बिल्कुल डिसाइड हो जाएगी तो वो आसानी से अपनी चीजों को एक्सचेंज कर पाएंगे। और यही वाली सिचुएशन किस नाम से जानी जा रही है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. अब एक पर्सन की एग्जैक्टली डिजायर क्या है, जो बेचना क्या चाह रहा है और क्या खरीदना चाह रहा है। इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी।
अब बार्टर सिस्टम भी बिल्कुल यही था। बार्टर सिस्टम में हम एक बना वस्तु को दूसरी वस्तु से एक्सचेंज करते थे। डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वॉन्ट्स इज एन इसेंशियल फीचर। अब इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें यह होता था कि जिस व्यक्ति को जो चीज खरीदनी है तो वो उस चीज को देखेगा वो क्या बेचना चाह रहा है, और वो बेचने वाले व्यक्ति की नीड होनी चाहिए। तो दोनों की जब पार्टी सहमत होगी तो ही वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर पाएंगे गुड्स, अपने गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही सबसे बड़ी इसेंशियल फीचर्स था उस समय बार्टर सिस्टम का, डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वॉन्ट्स। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates a need for double considerant of wants. अब अगर हम एक सिचुएशन को और ना देखते हैं कॉन्ट्रास्ट में, अगर एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर मनी का ही यूज किया जा रहा है, मनी से बहुत सारी प्रॉब्लम हमने इंटरमीडिएट स्टेप से कर रहे हैं, जहां पे स्टेप एलिमिनेट कर रहा है। कौन सी चीज को एलिमिनेट कर रहा है, नीड फॉर डबल कॉन्सिडरेट वॉन्ट्स, यानी हमें यहाँ पर किसी व्यक्ति की आपस में सहमति की जरूरत नहीं है कि वो क्या खरीदना चाह रहा है, क्या बेचना चाह रहा है। तो मनी ने इस सिचुएशन को इलिमिनेट कर दिया, इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया मनी के आने से। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him. अब यहाँ पर क्या है, इस चीज की जरूरत नहीं है लंबे समय तक कि शू मैन्युफैक्चरर एक ऐसे फार्मर को ढूंढे जो कि ना शूज खरीदना चाहता है और उसी समय वो he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in exchange process, it is called a medium of exchange. अब इतना सब कुछ जो खरीदना हमने देखा, एक शूज मैंने जो कोई खरीदना चाह रहा था, वो सब काम किससे कर रहा है, मनी से ही कर पा रहा है। वंस ही एक बार उसने जब एक्सचेंज कर लिया अपने शूज को मनी के लिए, तो क्या खरीद सकेगा वो, ही कैन परचेज द वीट फॉर एनी अदर कमोडिटी, या तो अपना वीट खरीद सकता है या फिर कुछ और खरीदना चाहता है मार्केट से, वो भी खरीद के ला सकता है अगर उसके पास मनी है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि मनी का जो काम क्या है, मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, एक एक्सचेंज प्रोसेस में इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। और इसी कारण से मनी के इस एक्ट को हमने क्या कहा, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए हमने इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा है। फॉर्म्स ऑफ मनी, वी हैव सीन दैट द मनी इज समथिंग दैट कैन act as a medium of exchange transaction. Before the introduction of coin, a variety of objects was used as money. For example, since the very early ages, Indian used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. जैसा कि हमने क्या देखा कि मनी जो है ना, उसका एक्ट क्या है, एज अ मीडियम एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम ट्रांजेक्शन में मनी का यूज कर रहे हैं। इससे पहले क्या था, इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स से पहले, जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था कॉइन से पहले, अब वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है मनी के रूप में यूज किया जा रहा था। जैसे एग्जाम्पल में देखें कि उससे पहले अर्ली एजेस में क्या था, इंडियन क्या यूज कर रहा था, इंडिया में ग्रेन्स और कैटल मनी के रूप में यूज किया जा रहा था। देयर आफ्टर कैम द यूज ऑफ मेटालिक, और उसके बाद मेटालिक कॉइन्स का यूज किया जाने लगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स। इस तरह से एक फेज कंटिन्यू रहा हमारे लास्ट सेंचुरी में जिनका यूज किया जा रहा था। करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, paper notes and coins. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper, and unlike the grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें पेपर करेंसी इंक्लूड आती है, पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सभी मॉडर्न फॉर्म होते हैं मनी के।
इसी तरह से जो पहले यूज किया जा रहा था मनी से पहले, जो मॉडर्न करेंसी इज नॉट ए मैट ऑफ प्रेसियस, यानी पहले जो यूज किया जा रहा था, अगर हम उसके कंपेयर बात करें तो मॉडर्न करेंसी जो है ना वो प्रेसियस मेटल से नहीं बनी हुई है, जैसे कि गोल्ड से नहीं है, सिल्वर कॉपर से नहीं है। और इसी तरह से ये जो ग्रेन और कैटल जो है यूज किया, जिसका पहले यूज किया जा रहा था एवरीडे लाइफ में हमारी, वो भी नहीं है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न करेंसी जो है ना इज अ विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ऑन। अगर हम मॉडर्न करेंसी या पेपर नोट की बात करें, इसका अपने आप में कोई यूज नहीं है, इसका यूज सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में है, जिसे हम लेन देन के रूप में काम में ले सकते हैं। और ना ही ये इतने कीमती होते हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर की जगह, जिनको हम मेटल के रूप में यूज कर सकें, और ना ही ये ग्रेन या कैटल्स होती हैं। इसलिए अगर हम इसे बोलें खुद अपने सेल्फ में इसका यूज मॉडर्न करेंसी का कुछ भी नहीं है। देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में तो ये आता है कि जब ये इतनी वैल्यूएबल नहीं है और ना ही इतना प्रेसियस है गोल्ड और कॉपर की तरह, ना ही कैटल और ग्रेन की तरह इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है पूरे हमारे किसी भी कंट्री की बात करें या इंडिया की बात करें, तो इसका यूज इतना क्यों किया जा रहा है। इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। और इसका इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि हमारे कंट्री के जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज की गई है करेंसी, इसीलिए इस करेंसी को हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार किया है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, आरबीआई को दी गई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी नोट छापेगा। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और organization is allowed to issue currency. Moreover, the law legalizes the use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, the rupees is widely accepted as a medium of exchange. अगर हम इंडिया की बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ करेंसी हमारी गवर्नमेंट के बिहाफ पे यूज कर रहा है, छाप रहा है, तो इंडिया में इंडियंस को लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन व्यक्ति, किसी भी इंडिविजुअल्स को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये इश्यू करने का अलाउ नहीं है, नहीं कर सकता है। और लॉ लीगलाइज यूज ऑफ रुपीज, यानी रुपीज का जो लीगली यूज किया जा रहा है वो मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में यूज किया जा रहा है, जिसे कि कोई भी पर्सन अपने ट्रांजैक्शन में लेने से मना नहीं कर सकता है, और ना ही कोई इंडिया में इंडिविजुअल व्यक्ति इसे लीगली रिफ्यूज कर सकता पेमेंट करने में, यानी रुपीज में पेमेंट कर सकता है। पेमेंट लेना और देना सब इस करेंसी में किया जा सकता है, बिकॉज इट्स एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से रुपीज जो है वाइडली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड्स मनी इज एज डिपॉजिट्स विथ बैंक। अगर हम दूसरे फॉर्म में देखें जो कि ना बैंक में डिपॉजिट जो रखी जाती है किसी पर्सन के द्वारा, वो दूसरा फॉर्म हम देख सकते हैं मनी का। At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash? They deposit it with the banks by the opening a bank accounting in their name. Banks accept the deposits and also pay an amount as interest on deposits. In this way, people's money is safe with the bank and it earns an amount as interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposits in bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called the demand deposits. अब इसको हम पैराग्राफ को फिर से एक बार समझ लेते हैं कि दूसरे फॉर्म की अगर हम बात करें मनी की, जो बैंक में डिपॉजिट के रूप में जमा है,
वो भी एक फॉर्म है। अब किसी भी समय पर अगर हम देखें एट ए पॉइंट ऑफ टाइम में, तो पीपल को किस चीज की नीड होती है, डे टू डे अपने वर्क को करने की जरूरत होती है, इसलिए उसको करेंसी की जरूरत होती है। करेंसी से अपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है, बहुत सारी चीजें खरीद सकता है। इसी तरह से वर्कर्स भी हैं जो अपनी सैलरी रिसीव कर रहे हैं एंड ऑफ द ईच मंथ, वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो कैश है बिगनिंग में मंथ में जो उनको वो रखते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि पूरा महीना अपना खर्चा चला सके। अब क्या करते हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा कैश हो तो क्या कहाँ रखेंगे वो, तो व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश, दिस एक्स्ट्रा कैश, वो कहाँ डिपॉजिट कराएंगे, दिस डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय द ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम, अकाउंट खुलवा लेंगे बैंक में अपने नाम से और वहां पर वो अपना एक्स्ट्रा कैश रखते हैं। बैंक क्या करता है, बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे, उनके पास मनी है वो अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और किसी समय पे लोगों को किस बात की नीड होती है, बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है क्योंकि वो अपने डे टू डे नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। इसी तरह से वर्कर्स जो अपने रिसीव करते हैं सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, वो एक्स्ट्रा कैश भी रखते हैं स्टार्टिंग में। तो व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश, क्या करेंगे वो, तो वो डिपॉजिट कराएंगे कहाँ पर, बैंक में। वो एक नया अकाउंट खोलते हैं बैंक में, खुलवाते हैं अपने नाम से और उसको वहां पर डिपॉजिट करा लेते हैं। बैंक इन्हीं सभी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और बदले में उनको पेमेंट देता है। पेमेंट उनके जमा अकाउंट्स पे, जमा मनी पर एक इंटरेस्ट के रूप में उनको पेमेंट किया जाता है। इन दिस, इस तरह से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पीपल से मनी इज सेफ विद द बैंक्स, क्योंकि बैंक्स में उनकी मनी सेफ है, तो वो क्या अर्न कर रही है, इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के रूप में उनका अर्न भी हो रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं वो। तो पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू द विड्रॉल, क्योंकि जब जरूरत होती है तो वो प्रोविजन उनको विड्रॉल भी कर सकते हैं ना मनी को, जब उनको जरूरत पड़ती है तो, और व्हेन दे रिक्वायर, जब उनको जरूरत पड़ती है। तो सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, यानी कि जो उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है उनको अपनी डिमांड पे विड्रॉल कराना, ठीक है, इसी को क्या कहा गया है, इसी को डिपॉजिट आर कॉल द डिमांड डिपॉजिट, इसी को ही डिमांड डिपॉजिट कहा गया है। ये कह सकते हैं कि लोगों की जितनी भी जमा है, यानी जो भी डिपॉजिट है बैंक में, उस बैंक में जब उनको जरूरत पड़े, जब उनकी नीड पड़े, तो वो अपनी बैंक से विड्रॉल कराते हैं और वहां से पैसे लेकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो वो जो डिपॉजिट है, यानी कि डिमांड पे निकाला गया जो कैश है, वही डिमांड डिपॉजिट कहलाता है।